हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्सेंट पर। हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है 300 क्वेश्चंस की, उसमें हम लोग आज अगला सेट लेकर आए हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं, रिपीट हुए हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि आप सबको पता है कि रेलवे एनटीपीसी हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, उसमें साइंस के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, इसको समझते हुए आप चलिए, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है आज के सेट का, यदि संसार के सारे पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा जहां पर जरूरत होगी, ठीक है। जहां जरूरत नहीं होगी बिल्कुल भी समय नहीं लिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि किसकी कमी के कारण जंतु मर जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्लियर है यहां तक? यदि संसार के सारे पौधे मर जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे कि जो जंतु हैं वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, जो लोग इसके बाकी के जो 2 सेट नहीं देखे हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वो वहां से जाके वो दोनों सेट देख सकते हैं। ठीक है, आपको इस वीडियो की भी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बाकी जो दोनों वीडियो हैं उनकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप लोग उसको जाके जरूर देखिए। लेकिन पीडीएफ से ज्यादा फायदा नहीं होगा, इसीलिए आपको इस क्लास के पहले एक्सप्लेनेशन भी देख लेना है। क्योंकि और सब्जेक्ट के तो पीडीएफ चल जाते हैं, लेकिन अगर आप साइंस की एक्सप्लेनेशन नहीं देखोगे तो आपको उतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा कोई भी चीज। इसीलिए पीडीएफ लेने से पहले आपको काम ये करना है कि आप पहले इसको अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको पीडीएफ में कोई भी दिक्कत ना हो। क्लियर है यहां तक? चलिए, अधिपादप किस स्थान पर पाए जाते हैं बताइए। जो अधिपादप होते हैं ये कहां पाए जाते हैं? ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आ चुका है, ठीक है। 2016 में जब एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था तो ये क्वेश्चन उसी में से उठाया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करें इसके राइट आंसर का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहां पर वर्षा पूरे वर्ष होती है वहीं पर अधिपादप पाया जाता है। अब आखिर में अधिपादप होता क्या है, तो आप पहले ये जान लीजिए। आपने देखा होगा जो पेड़ होता है, तो जैसे आम का पेड़ हुआ, तो आपने कभी कभी देखा होगा कि आम के पेड़ में भी बरगद लग गया, या उसी के जो वहां पर क्या होते हैं, जो खोखली जगह होती है ना, वहां पर मिट्टी कुछ जमा हो जाती है, तो उसमें कोई दूसरा ही पेड़ निकल आता है। ठीक है, आपने ऐसा देखा होगा ना कहीं कहीं पर। तो वही चीज को अधिपादप कहा जाता है। यानी जैसे कोई आम का पेड़ है, तो उसमें कहीं पर जहां पर थोड़ा सा खोखला होता है पार्ट, वहां पर थोड़ी मिट्टी भर जाती है, तो वहां पर दूसरा पेड़ निकल आता है, तो उसी को अधिपादप कहा जाता है। और ये कहां पाया जाता है? जहां पर वर्षा पूरे वर्ष होती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा पारतंत्र क्या है बताइए। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। सारे क्वेश्चंस एग्जाम के ही हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और दोबारा भी आ सकते हैं, पूरी संभावना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सागर। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा जो पारतंत्र है वो सागर ही है। यहां तक क्लियर होगा हमें लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पश कोशिका में अंतर किया जाता है बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कोशिका भित्ति। ठीक है, ये कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल जिसके कहते हैं। इसी के कारण हम लोग पादप कोशिका और पश कोशिका में अंतर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्रावी। गाल्जी काय का मुख्य कार्य स्रावी होता है। अगर हम बात करें गाल्जी काय की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी कैमिलो ने। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, कैमिलो। कैमिलो गाल्जी इनका पूरा नाम था, तो इन्होंने ही इसकी खोज की थी। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गाल्जी काय में अगर हम बात करें तो एक चीज और क्वेश्चन बना था कि इसमें कौन कौन सा चीज पाया जाता है। तो गाल्जी काय में वसा और प्रोटीन होता है। याद रखिएगा, गाल्जी काय वसा और प्रोटीन होता है, लेकिन इसमें राइबोसोम का कोई भी कण नहीं होता। ये भी याद रखिएगा, गाल्जी काय में वसा होगा, प्रोटीन होगा, लेकिन राइबोसोम का कोई भी कण नहीं होगा। इस चीज को आप लिख सकते हो अगर नोटबुक है आपके पास तो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांक डीएनए रखता है बताइए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है
कोशिकांग का डीएनए रखता है। यहां तक क्लियर है हम लोगों का। चलिए, तो अगर हम इसमें कुछ बात करें तो जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम क्या होता है, इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। गाल्जी का हमने अभी भी पढ़ा है, ठीक है, इसमें प्रोटीन और वसा होता है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल होता है, इतना आपको क्लियर होगा। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुप डी 2019 में क्वेश्चन आ चुका है ये। तो इसकी खोज की थी आल्टमैन ने, ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा, आल्टमैन ने इसकी खोज की थी। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, आपको हर एक चीज समझ में आ रही है, तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, और जैसा भी लग रहा है, अच्छा खराब जो भी आपके मन में है, कमेंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, या लाइसोसोम क्या कार्य करता है? प्रोटीन संश्लेषण में? नहीं, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम करता है, ठीक है, यह चीज आपको याद रखना है। प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में? नहीं। अंतःकोशिकीय पाचन में? यह बिल्कुल सही आंसर है। रीजन क्या है? क्योंकि जो लाइसोसोम होता है यह अपनी कोशिका को खा जाता है, ठीक है, या अपनी कोशिका को डाइजेस्ट कर जाता है, इसीलिए तो इसको आत्महत्या की थैली बोला जाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, पौधों में ऐसी कौन सी क्रिया होती है जो पौधों के तापमान को कम कर सकती है? इंपॉर्टेंट है, चलिए बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन ही ऐसी क्रिया है जो पौधे को क्या करती है? उसके तापमान को कम कर सकती है। तो मुझे नहीं लग रहा है यहां पर कुछ समझाने लायक कुछ है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस में होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये ग्रुप डी जब 2019 में हुआ तो ये कई शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन आया था ग्रुप डी के ही पेपर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो जो प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है सबसे ज्यादा होती है लाल रंग के प्रकाश में। यहां तक क्लियर है आपका? ये क्वेश्चन आया है कई बार एग्जाम में, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस में होती है, तो सबसे कम जो होती है वो होती है बैगनी रंग के प्रकाश में। इसीलिए मैंने ऊपर इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि नीचे एक क्वेश्चन इस पर था। तो बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और सबसे ज्यादा होती है आपकी लाल रंग के प्रकाश में। क्लियर है यहां तक? चलिए, मॉर्फिन कहां से निकाला जाता है? मॉर्फिन कहां से निकाला जाता है बताइए। यहां पर आपको दो क्वेश्चंस क्लियर होंगे, आप ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए, तो यहां पर हम देख लेते हैं, इसका राइट आंसर होगा पैपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। जो मॉर्फिन होता है ये पैपेवर सोमनीफेरम से निकाला जाता है। एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा पैपेवर सोमनीफेरम किसका साइंटिफिक नेम है, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये साइंटिफिक नेम है अफीम का। यहां तक क्लियर है? पैपेवर सोमनीफेरम जो होता है ये अफीम का साइंटिफिक नेम होता है, और मॉर्फिन इसी से ही निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? इंपॉर्टेंट है, बताइए। आलू तना है, गाजर है, मूली है, शकरकंद है, बताइए कौन सा तना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू। आलू एक तना है। देखो इसकी एक ट्रिक होती है, आपको मैं बता दूं अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, यहां ये आपके पूरे तने वाले हैं, हद कर दी आपने। हल्दी हो जाएगी आपकी, दी से आदि हो जाएगा, ठीक है, फिर आ से आलू हो जाएगा, पा से प्याज हो जाएगा। ये मैंने बेसिकली बता दिया है आपको, फिर मैं इसकी किसी दिन ट्रिक पूरी लाऊंगा और अच्छे से आपको समझाऊंगा। बस आपको याद रखना है हल्दी तना होता है, अदरक तना होता है, आलू तना होता है, प्याज तना होता है, इतनी चीज आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है। हद कर दिया आपने, यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहां करता है? तने में, फल में, जड़ में या पत्तियां में? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये पत्तियों में संग्रह करता है। हमने इसकी पिछली क्लास में एक विटल रोग के बारे में आपको बताया था, अगर पता हो तो आपको। विटल रोग, विटल रोग किसमें होता है? तो ये आपकी पत्ता गोभी और फूल गोभी में विटल रोग होता है। इतना मैंने समझा दिया था आपको प्रीवियस क्लास में। जो बच्चे प्रीवियस क्लास नहीं देखें जाके देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 300 क्वेश्चन की सीरीज अगर आपने अच्छे से देख लिया तो मुझे नहीं लगता है आपको साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? बताइए। सबको पता है आलू जो होती है भूमि के अंदर पाई जाती है, बाहर तो होती नहीं है, तो इसको कहा क्या जाता है, इसका नाम क्या होता है जो भूमि के अंदर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंद। क्लियर है यहां तक? चलिए, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शकरकंद का कंद। ठीक है, यह तने का रूपांतरण नहीं है। बाकी प्याज, अरबी और आलू ये आपके क्या होते हैं? तने के रूपांतरण होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तना है? अभी अभी हम लोग ने बात किया है इस पर, तो हमने कहा क्या था? हद कर दी आपने, तो आदि यानी अदरक। ठीक है, हल्दी, अदरक, तो अदरक आपका क्या हो जाता है? अदरक आपका तना हो जाता है। बाकी के जो सारे हैं ये सब आपकी जड़ें हैं। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए, प्याज का खाद्य भाग क्या है? तो हमने अभी भी इसके बारे में भी बात कर लिया है, तना। क्योंकि हद कर दी आपने, तो इसमें आपका हल्दी आ गया था, हद कर दी, दी से आपका आदि हो गया था, आप में से आ से आलू हो गया था, पा से आपका प्याज हो गया था। ठीक है, तो प्याज भी आपका किस में आता है? तना में आता है। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? बता दीजिए, सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे छोटा जीव जो है वो आपका माइकोप्लाज्मा है, और इसकी जो आकृति होती है वो 10 mm की होती है, 10 मिलीमीटर के आसपास में इसका होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु क्या है? तपेदिक आपको पता है ना, क्या बोलते हैं उसको? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको आप बोलते हो। तो ये किस जीवाणु के कारण होता है? तो इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, यही जीवाणु है, इसी के कारण हम लोगों को टीबी नाम का रोग होता है। ठीक है, टीबी की रोकथाम के लिए एक टीका भी लगता है, बीसीजी। ठीक है, बीसीजी का टीका लगता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ये क्वेश्चन जो बीसीजी का फुल फॉर्म है, ये कई बार आपके ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आया है, तो उसमें ये पूरा फुल फॉर्म कभी नहीं पूछा। उसमें ये पूछ लेता है कि बीसीजी में जो बी होता है इसका मतलब क्या होता है, जो सी होता है इसका मतलब क्या होता है, जी का मतलब क्या होता है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपका गलत ना हो इसलिए इसको आप ले लीजिएगा, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए, एंटीबायोटिक अधिकांशतया प्राप्त होते हैं कहां से? कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से, या आवृत बीजियों से? बताइए। चलिए, तो मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको, जीवाणु। ठीक है, जीवाणुओं से ही आपका एंटीबायोटिक प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम जीवाणु की बात करें इसमें, तो एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1942 ईस्वी में एक वॉक्समैन नाम के साइंटिस्ट थे, सेलमैन वॉक्समैन, इन्होंने ही एंटीबायोटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि रेलवे वालों का कोई भरोसा नहीं है, ये कहां से साइंस दे दें किसी को कुछ पता नहीं है। इसीलिए रट्टू तोता बन के जाओगे तो एग्जाम में कुछ कर नहीं पाने वाले हो आप। ठीक है, इसीलिए जितने भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं सारे के सारे कोशिश करिए कि आप लिख लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि 2 करोड़ 2.5 करोड़ फॉर्म पड़ते हैं, वैकेंसी 30 से 35 हजार है, तो आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि फाइट कंपटीशन में होगा। तो इसीलिए आप इसकी सारी चीजें अपना करते हुए चलिए, जो बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, और भी जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि एंटीबायोटिक का नामकरण कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। किसने किया था? तो सोलमैन वॉक्समैन नाम कर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही किया था। चलिए, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? बता दीजिए। देखो, कहने का मतलब क्या है, मैं इसको थोड़ा सा समझा रहा हूं आपको मैथमेटिकली। इन्होंने कहा कि एक कोशिका है, ये प्रति 20 मिनट में विभाजित हो जाती है। ठीक है ना, मान लो एक है, अब ये 20 मिनट के बाद कितनी हो गई? 2 हो गई। फिर 20 मिनट बाद यानी कितने मिनट हो गए? 40। 40 मिनट के बाद ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। भाई विभाजित यानी 2 का 4 हो गया।
फिर 60 मिनट के बाद यानी 20-20 मिनट बाद तो हो रहा है, तो 20 मिनट के बाद 40 मिनट और 60 यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर 80 मिनट के बाद कितना हो जाएगा, अब 8 का दुगना 16 हो जाएगा। फिर 80 के बाद 100 मिनट के बाद कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और फिर 20 मिनट बाद यानी 120 मिनट बाद ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यानी 2 घंटे की तो बात किया था इन्होंने, तो 2 घंटे में 120 मिनट ही तो होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखो अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, सिंपल क्वेश्चन है ये। तो देखो जो ये अध्ययन है इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कीड़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, या फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो आपने प्रीवियस 2 क्लास अगर आपने देखी है तो मैंने हर एक क्लास में 4 से 5 क्वेश्चन स्टडी पर लेकर मैं आया हूं। आज भी 4 से 5 क्वेश्चन ही आपको शायद इसमें मिलेंगे, तो आप जो प्रीवियस नहीं देखे उसको भी देख लीजिए। तो अध्ययन से आपके क्वेश्चन गलत नहीं जाएंगे। जितना भी मैंने लिया है ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और फिर आगे आ सकते हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर नहीं आता है। चलिए, तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है ये बताइए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घासों का। ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। चलिए, तो हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। फीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फीडोलॉजी। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि। ठीक है, भूमि के अध्ययन को हम लोग फीडोलॉजी कहते हैं। यहां पर कुछ बताने लायक है नहीं, कुछ बताने वाला होता तो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करता। यहां पर थोड़ा आप वैसे ही देख लीजिए। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या है, जो वायु प्रदूषक होता है उसका संकेतक क्या होता है। तो आपने एक नाम सुना होगा लाइकेन का, तो लाइकेन तो होता ही होता है, उसके साथ में एक नाम आपको और याद रखना है और वो है मोस। ठीक है, मोस भी जो होता है ये भी वायु प्रदूषकों का संकेतक होता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है। आपको पता है जब हम लोग मोटर कार जो चलाते हैं, बाइक वगैरह, जो इससे जो धुआं निकलता है उसमें बहुत सारे प्रदूषक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो उसी में एक पाया जाता है, आपको पता होगा, पीबी। ठीक है, ये पीबी जो होता है ये इसके अगर ये प्रदूषण होगा तो उससे आपको मानसिक बीमारी हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको याद रखना है, पीबी यानी लेड जिसको आप बोलते हो। चलिए, मुख्य वायु प्रदूषक क्या है बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है ये। तो अगर हम मुख्य वायु प्रदूषक की बात करेंगे तो बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपका मुख्य वायु प्रदूषक आता है। ये इसका काम क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा प्रदूषक है जो हीमोग्लोबिन में मिल जाता है जाके, या खून में जाके मिल जाता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है जो खून में जाकर हीमोग्लोबिन में मिल जाता है, और वो हीमोग्लोबिन जो होता है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है फिर। और जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे हीमोग्लोबिन में प्रवेश करता है, तो हम ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन फिर हम अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। आपको पता है कि हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना। ठीक है, लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें पहुंच जाता है तो ऑक्सीजन सही ढंग से पहुंच नहीं पाता और ये बहुत खतरा हो जाता है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, तो इतना याद करना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन में प्रवेश करता है। ये ऐसा इकलौता प्रदूषक है। ठीक है, चलिए, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है बता दीजिए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हरित गृह प्रभाव में सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है, यानी सबसे ज्यादा इसी का काम होता है। अब देखो, हरित गृह प्रभाव में आपके फ्रियान भी होता है जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप बोलते हो। ठीक है, उसके बाद मीथेन भी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो है ही, मान लो उसी का नाम है। और भी इसमें पाया जाता है एक बहुत ही अच्छी जो गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी आपकी होती है। ठीक है, इसके अलावा देखो ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि निम्न में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है, तो आपको फ्रियान याद रखना है, मीथेन याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड याद रखना है, जलवाष्प याद रखना है। यानी ये मुख्यतया गैस हैं जो आपके किस में आती हैं,
ग्रीन हाउस गैस में आती हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, याद रखिएगा ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, चलिए, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है। मानव त्वचा को छोड़कर इसमें हम एक बात अगर और बताएं आपको, तो जो आपके नाखून, त्वचा, बाल, इनसे संबंधित रोगों का अध्ययन भी डर्मेटोलॉजी में होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी नाखून का प्रॉब्लम है, त्वचा का, बाल का कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके जो अध्ययन होते हैं, उसके रोगों का जो अध्ययन होता है वो डर्मेटोलॉजी होता है। ऐसा नहीं कि बालों का अध्ययन, बालों के रोगों का अध्ययन पूछ ले और आप वहां पर कहो नहीं डर्मेटोलॉजी त्वचा का होता है तो बाल का नहीं हो सकता है, गलत है। जो बाल है, नाखून है, इन सबके जो रोगों का अध्ययन है वो भी डर्मेटोलॉजिस्ट ही करता है। ठीक है, चलिए, अस्थियों के अध्ययन किस शाखा में आते हैं ये भी बता दीजिए आप। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। ये आपकी यूपीपी 2000 जब 41,520 की वैकेंसी आई थी तो ये क्वेश्चन आया था। जिन बच्चे ने दिया होगा उनको पता होगा कि अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आया था, यूपीपी में आया था। चलिए, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। देखो, इस समय आपकी कोरोना वायरस चल रहा है तो लोग कहते हैं ना कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो इम्यूनिटी जो होती है यानी इम्यूनोलॉजी जो होती है वो जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का काम करता है। समझ में आई बात, कि जो आपके संक्रमण है वो आपके शरीर पर हावी ना हो पाए, इसीलिए कहते हैं लोग कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। ठीक है, हल्दी वाला दूध पियो, गर्म पानी पियो, नींबू खाओ, ये सारी चीजें लोग बताते हैं, तो इम्यूनोलॉजी होता है। ठीक है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध जो होता है उसके अध्ययन को इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप डी में कई बार रिपीट हुआ है 2019 में, कम से कम मैंने इसको देखा है, कम से कम 14 से 15 सेट में इसको देखा है, सिर्फ 2019 के ग्रुप डी के एग्जाम में। तो जो पैलियोंथोलॉजी होता है ये किसके अध्ययन है बता दीजिए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जीवाश्म। जीवाश्म के अध्ययन को पैलियोंथोलॉजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको, नहीं लिखना है तो पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, लेकिन समझ लीजिए आप अच्छे से इनको। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दीजिए। तो जो आपकी कीड़े होते हैं इनके अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, एंटोमोलॉजी। चलिए, प्राकृतिक वर्णवाद से क्या संबंध है? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो प्राकृतिक वर्णवाद है इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप प्राकृतिक वर्णवाद में थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि आखिर में है क्या चीज। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसका राइट आंसर बताऊंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। जो चार्ल्स डार्विन थे ये प्राकृतिक वर्णवाद का संबंध इनसे था। ठीक है, अब प्राकृतिक वर्णवाद क्या होता है पहले आप इनको समझिए। जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण, समझिएगा ध्यान से, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण या तो कम हो या तो ज्यादा हो, वही आपका प्राकृतिक वर्णवाद कहलाता है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आया? फिर से बताते हैं। यानी कोई भी ऐसा जीव जिसमें जो जैविक गुण होते हैं या तो वो कम हो या तो वो ज्यादा हो, तो उसे ही क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। समझ में आई बात? भाई प्रकृति ने चाहा तो इनके पास ये गुण कम है, प्रकृति ने चाहा तो इनके पास गुण ज्यादा है। क्योंकि कुछ बच्चे आप देखते हो कि बचपन से ही टैलेंटेड होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से ही थोड़ा सा कम बुद्धि के होते हैं या थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं सामान्य बुद्धि के होते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। तो जो चीज प्रकृति ने दिया है, यानी इंसान एक ही है लेकिन उसमें कुछ गुण कम है। चलिए, तो यही आपका प्राकृतिक वर्णवाद होता है कि किसी भी जो जनसंख्या होती है उसमें कोई जैविक गुण किसी में कम होता है और किसी में ज्यादा होता है। तो इसका जो संबंध था वो था चार्ल्स डार्विन का। आपको पता ही है डार्विनवाद बहुत ही फेमस है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकता का नियम के जन्मदाता कौन है? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडल। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता मेंडल है, जिन्होंने एक आपका जो जेंडर फी था उस पर इन्होंने खोज किया था, मटर पर इन्होंने, और क्यों किया था ये हम आपको पहले ही जो क्लास थी उसमें बता चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जरूर देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बाकी जो डीएनए के बारे में जो आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी थी वो आपके प्रीवियस 2 वीडियोज में हो चुकी हैं। ज्यादा लंबी वीडियो है नहीं, आप आधे घंटे 45 मिनट का समय निकालोगे, दोनों वीडियोज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद उसको जरूर देखें अगर आपके अंदर लगन है, आपको जॉब लेनी है तो। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्नबर्ग। जैसे हमने ये बताया था आपको कि जो आपका आनुवंशिकता है ये शब्द किसने दिया था, जीन शब्द किसने दिया था, ये सारी चीजें हम लोग प्रीवियस वीडियोज में देख चुके हैं, आप जाके वहां पर देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए। प्लवमान जीन, देखो ये इसमें मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा आपको। इसका सबसे पहले मैं आंसर जान लेता हूं। आंसर इसका है मैकलिन टटाक। अब इसमें जो जानने वाली बात है वो क्या, प्लवमान जीन का मतलब होता है जंपिंग जीन। इसका एक नाम और भी है, याद रखिएगा, जंपिंग जीन। ठीक है, जंपिंग जीन इसको क्यों कहा गया? क्योंकि यह अपना स्थान बदलता रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर, ये अपना स्थान बदलता है, इसीलिए इसको प्लवमान जीन, जंपिंग जीन या ट्रांसपोसोन भी कहा जाता है। इसके 3 नाम है, याद रखिएगा, जंपिंग जीन, प्लवमान जीन या ट्रांसपोसोन जीन, इतना कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। इसकी जो खोज हुई थी वो की थी बारबरा मैकलिन टॉक ने, और इसकी बात किया जाए तो ये मक्के में इन्होंने इस बात को देखा था। तो इसका नाम याद रखिएगा, बारबरा मैकलिन टॉक, इन्होंने मक्के पर खोज किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो खोज किया था वो किया था आपके मटर पर। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। फिलॉसफी जूलॉजी के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है आपके एनटीपीसी में। चलिए, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैमार्क। लैमार्क ने ही फिलॉसफी जूलॉजी के लेखक हैं। इनके बारे में आपको पता भी होगा बहुत सारी चीजें, लैमार्कवाद, डार्विनवाद, ये सब बहुत फेमस हैं। चलिए, आपने इनको छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, 6-7 स्टैंडर्ड में। चलिए, अगला क्वेश्चन, और आई होप आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो, आंसर की भी आपको दे दी गई है नीचे। आप डाउनलोड पीडीएफ करने के बाद आपको आंसर शीट भी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पीडीएफ ही मिलेगा, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप यहां तक देख रहे हो, इसका मतलब आपको पढ़ने में इच्छा है, आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि जिनको पीडीएफ से केवल मतलब था वो तो डाउनलोड करके निकल लिए होंगे। ठीक है, तो वो शॉर्टकट मारोगे तो भाई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप समझ लियो, तो आपको ये 40 क्वेश्चंस के अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। बाकी 300 क्वेश्चन की सीरीज का आज तीसरा वीडियो था, कल इसका नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा, तो आप लोग इसके लिए बने रहिए। तो इसका राइट आंसर हम जान लेते हैं। तो जीवाणु की जो खोज थी वो किया था लियोनहॉक ने। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है सारी चीजें। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में जरूर लिखिए कैसी लगी है, और अगर आप अपने इस चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त